कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी कौन से पर्सन हैं? वो पर्सन्स जिनके पास जिम्मेदारी है टू लुक आफ्टर, टू सुपरवाइज द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस हैं, जिनके ऊपर जवाबदेही है, जिनके ऊपर ऑब्लिगेशन किस चीज की? एज टू द अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर्स। सो टीसीडब्ल्यूजी का मीनिंग क्या है? वो पर्सन्स जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की? टू ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी स्ट्रेटेजिकली डायरेक्ट हो रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिकली डायरेक्शन? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले पर्संस को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को। किस लिए? टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? उसकी पॉलिसीज को बनाना, उनकी इंप्लीमेंटेशन को लुक आफ्टर करना, वो इंप्लीमेंटेशन कराना मैनेजमेंट का काम है। लेकिन क्या मैनेजमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एप्रोप्रिएटली फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही? इस चीज को लुक आफ्टर करने का काम किसका होगा? गवर्निंग बॉडी का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीसीडब्ल्यूजी, दैट इज दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस का नाम भी दे देते हैं। और इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है जवाबदेही की कि ऑर्गेनाइजेशन में कल को कोई भी चीज गलत होती है, कोई मिस एप्रोप्रिएशन है फंड्स की, फ्रॉड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा टीसीडब्ल्यूजी, बिकॉज यू हैव द ऑब्लिगेशंस एज टू द अकाउंटेबिलिटी। जब हम बात करते हैं वर्ड मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में वो पर्सन्स आ जाते हैं जिनके पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटी ऑपरेशन। जो एंटिटी की बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, उनकी डे टू डे फंक्शनिंग को रेगुलेट करने की एक्टिविटी मैनेजमेंट के हाथ में होती है। सबसे पहले तो यह स्टैंडर्ड हमें बताता है कौन से पर्सन टीसीडब्ल्यूजी में आएंगे, कौन से पर्सन मैनेजमेंट में आएंगे। बट जरूरी नहीं है दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट को एंड टीसीडब्ल्यूजी को अलग अलग कर सकें। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर जो पर्सन मैनेजरियल रोल में है वही गवर्निंग रोल भी प्ले करता है, जो गवर्निंग रोल में है वही मैनेजरियल रोल भी प्ले करता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर व्हाइल ensuring compliance with this essay to determine कौन से पर्सन गवर्निंग रोल के अंदर आते हैं। सो इट इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमिन द एप्रोप्रिएट पर्सन्स जिसको उसे कम्युनिकेशन करनी है। एंड इसके साथ साथ जब उसने डिटरमिन कर लिया कि एप्रोप्रिएट पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पर्सन्स हैं जिनको गवर्नेंस का काम दिया गया है, गवर्नेंस का काम दिया गया है, जिनके ऊपर ड्यूटी है किस चीज की? टू ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड जिनकी जवाबदेही है, ऑब्लिगेशन है अकाउंटेबिलिटी की। वंस इट इज डिटरमिन कि ये पर्सन गवर्निंग रोल में है, ये पर्सन ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, जनरली बीओडी या ऑडिट कमेटी, सुपरवाइजरी बोर्ड, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये जो कमेटीज होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये गवर्निंग रोल के अंदर आती है। नाउ वंस इट इज डिटरमिन कि दिस इज द पर्सन जिसे मुझे कम्युनिकेट करना है, तो अब ऑडिटर की क्या ड्यूटी आ जाती है? क्या मुझे एंटायर गवर्निंग बॉडी को इंटीमेट करने की या कम्युनिकेट करने की जरूरत है यदि मैंने एक पर्टिकुलर मैटर को एक सब ग्रुप को कम्युनिकेट किया हुआ है? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे यदि मैंने एक बात ऑडिट कमेटी को बता दी, तो क्या वही चीज मुझे एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोबारा से बताने की जरूरत है? It is the discretion, professional judgment of the auditor to decide whether a matter that has already been communicating to whom? To the subgroup.
क्या उसी चीज को पूरी ग्रुप को, पूरी गवर्निंग बॉडी को बताने की जरूरत है क्या? इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द, इट इज द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। यदि इफ ऑल ऑफ द पर्सन्स इन द गवर्निंग बॉडी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, the matter has been communicated with persons with managerial responsibility, auditor has to decide क्या इस मैटर को उन्हीं सेम पर्सन्स को उनके गवर्निंग रोल में दोबारा बताने की जरूरत है? जनरली नो। यदि जो पर्सन गवर्निंग रोल में है वही मैनेजरियल रोल में है, तो यदि एज ए ऑडिटर हमने एक इंफॉर्मेशन, एक मैटर एक पर्सन को उसके मैनेजरियल रोल के अंदर बता दिया, देन वी हैव टू डिसाइड क्या मुझे यही बात उसको उसके गवर्निंग रोल में बताने की जरूरत है? जनरली नॉट। द मैटर नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड अगेन टू द सेम पर्सन्स इन द गवर्निंग रोल। नाउ अब इसके बाद बात आ जाती है कौन से मैटर्स हैं जिनको कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है। नंबर 1, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑडिट। ये चीज हम जनरली लेटर ऑफ एंगेजमेंट के थ्रू पहले ही बता चुके होते हैं। दोबारा से बताने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोबारा से बताने की रिक्वायरमेंट कब आएगी? व्हेन circumstances exist as per the requirement of SA 210. नंबर 2, what is the planned scope and timing of my audit? कि मैं अपनी ऑडिट को किस तरीके से प्लान कर रहा हूं, मेरी ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, बाय व्हाट टाइम आई विल बी एबल टू सबमिट माय ऑडिट रिपोर्ट। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स इन अ रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर्स, significant difficulties that are encountered during the audit, any material weaknesses in internal control, matters that are being discussed with the management and remaining unresolved, or any other significant matter. These are the significant findings which auditor is required to communicate to the TCWG. Question इसके ऊपर अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्या? नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है इलेबोरेट द मैटर्स दैट आर टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू TCWG। तो उसके अंदर आप 4 मेन बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। नंबर 2, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। नंबर 3, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। एंड नंबर 4, a statement with respect to the compliance of ethical requirements regarding the independence that is generally required in case of listed entities, that throughout the audit हमने इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस किया है, और यदि कहीं पर कोई थ्रेट्स हमारे सामने आए थे, दैट अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स आर बीइंग यूज्ड so as to take care of these threats। तो एक तो क्वेश्चन आ गया आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन किन चीजों पर आ गई। तो अब 4 वर्ड्स याद रखने हैं। नंबर 1, पहला आ जाएगा आपका ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। नंबर 3, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। एंड नंबर 4, अ स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। नंबर 2 पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद द TCWG एज टू वेरियस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ द ऑडिट या दैट आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। बताइए उन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में आप किन किन मैटर्स को कवर अप करेंगे। तो उसके अंदर फिर आपके आंसर में आ जाएंगी अकाउंटिंग पॉलिसीज, accounting estimates, disclosures with respect to financial statement, significant difficulties encountered during the audit, material weaknesses in internal control, matters communicated with the management and other significant matter। फिर एक क्वेश्चन आपसे इसके और अंदर से पूछा जा सकता है
कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज दैट आर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो आप हमें उन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के एग्जाम्पल बताइए। स्टैंडर्ड ने क्या एग्जाम्पल दिए? सिग्निफिकेंट डिले इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। व्हेन आई एम आस्किंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज डिलेइंग इन प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन। नंबर 2, मैनेजमेंट मुझे एप्रोप्रिएट टाइम नहीं दे रही है, मैनेजमेंट जल्दबाजी कर रही है और कह रही है जल्दी से जल्दी ऑडिट कंप्लीट करके दीजिए। एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो मैनेजमेंट मुझे अलाउ करती है, मेरे लिए ऑडिट को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अननेसेसरली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। जनरली हम जब भी किसी ऑडिट को करते हैं तो उस ऑडिट के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वी नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। लेकिन उन ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए वी नीड टू अप्लाई एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। और ऑडिट प्रोसीजर्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एक जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑडिटर ने डिजाइन किए हुए होते हैं। तो जो अब ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए। उसको अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स पुट करने पड़ रहे हैं टू ऑब्टेन टू कलेक्ट द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। नंबर 4, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। एक तो हो गया इंफॉर्मेशन में आप देरी कर रहे हैं, दे नहीं रहे, देर से दे रहे हैं। और दूसरा, जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, बात ही खत्म। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मुझे मिलनी चाहिए थी, वो दे नहीं रहे। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। तो दो चीजें आ गई इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। एक तो आप मुझे इंफॉर्मेशन देरी से दे रहे हो, और जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो आप मुझे दे नहीं रहे। आप मेरे स्कोप के ऊपर लिमिटेशंस इंपोज कर रहे हो, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय मैनेजमेंट या मेरी ऑडिट के स्कोप के ऊपर आप लिमिटेशंस लगा रहे हैं। जैसे एसए 720 हम कुछ अदर इंफॉर्मेशंस के ऊपर काम करना चाह रहे थे, बट मैनेजमेंट इज सेइंग अदर इंफॉर्मेशन आपकी ऑडिट एरिया का पार्ट नहीं है। मैं लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस के लिए ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना चाह रहा था। मैनेजमेंट इज सेइंग यू आर द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस को एंश्योर करना आपका काम नहीं है। मैं प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट देखना चाहता हूं। मैनेजमेंट इज सेइंग यू आर नॉट कंसर्न्ड विद द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप मेरे काम के ऊपर लिमिटेशंस लगा रहे हैं। प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, उसकी ऑडिट रिपोर्ट को देखना मेरे एसए 510 के अंदर आता है। लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस के इंश्योर करने के लिए मुझे कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 250। अदर इंफॉर्मेशंस के रेफरेंस में मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 720। तो आप जो स्कोप लिमिटेशंस लगा रहे हैं मेरे ऊपर, वो जस्टिफाइड नहीं है। टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे जाकर। तो देखो, अब इस स्टैंडर्ड का जो सबसे मेन पार्ट था वो यही था, व्हाट आर द मैटर्स दैट आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द टीसीडब्ल्यूजी। तो इसको आपको तीन ही तरह से पढ़ना है। एक तो हो सकता है आपसे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ ले, दूसरा आपसे हो सकता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे, तीसरा हो सकता है आपसे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे। तो तीन एंगल से आपको इसको याद करना है। याद तो एक ही कर लोगे तो तीनों उसमें कवर है, बट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसको आपने जरूर आइडेंटिफाई करके चलना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑडिटर का कम्युनिकेशन प्रोसेस है टीसीडब्ल्यूजी के साथ, वो किस फॉर्म में रहना चाहिए? दैट माइट बी ओरल और रिटन बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन, दैट माइट बी डिटेल्ड और समराइज्ड बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन नेचर, based upon the urgency of matters to be communicated, that may be structured or unstructured. When oral communication is not adequate, then communication with the TCWG should be in writing. Communication should be on a
timely basis. Evaluate whether the communication that are made with the TCWG is adequate for the purpose of audit, and if auditor is of the opinion that the communication is not adequate, auditor is required to evaluate its effect on the auditor's assessment of risk of material misstatement. So this is about the communication process that might be oral, written, that might be structured or unstructured, that might be detailed or summarized. If oral communication is not adequate, auditor should go for the written communication, and auditor is required to evaluate whether appropriate communication with the TCWG has been made or not, and if not, then evaluate its assessment on the risk of material misstatement. नाउ फिर आ जाता है इसका एक थ्योरेटिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ओरल कम्युनिकेशन करना चाहिए, रिटन करना चाहिए, समराइज करना चाहिए, डिटेल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तो उसको कौन से फैक्टर्स हैं जो गाइड करते हैं? नंबर 1, जिस एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हैं उसका साइज, उसका ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट और उसका लीगल स्ट्रक्चर। दैट इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट है, कंपनी है, एलएलपी है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप है, क्या है? क्या उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्या उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट है? ये चीजें ऐसी हैं जो आपके कम्युनिकेशन मोड को गाइड करेंगी। मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हैं एक नॉन कॉर्पोरेट प्रोप्राइटरशिप की, तो वहां पर आपकी ओरल कम्युनिकेशन भी सफिशिएंट मानी जाती है। इन द केस ऑफ एन ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होती है? दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सम स्पेसिफिक यूज ऑफ स्पेसिफिक यूजर। किसी स्पेसिफिक यूजर के स्पेशल पर्पस को अचीव करने के लिए, स्पेशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उनको हम नाम देते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको कैसे ऑडिट किया जाना है, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर किए जाने हैं ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में, उसके लिए हम पढ़ेंगे आगे जाकर SA 800। पुराने सिलेबस में तो SA 800 नहीं है, जो अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस चल रहा था, लेकिन जो अब नया सिलेबस प्रपोज था इंस्टीट्यूट का, जो आई थिंक May 24 से एप्लीकेबल होगा, उसमें SA 800 शायद से सिलेबस का पार्ट बनेगा। क्या ऑडिटर ने एंटिटी की जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ऑडिट किया है? तो यदि मैंने ऑलरेडी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया हुआ है, तो मैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के दौरान जो इंफॉर्मेशन, जो ऑब्जर्वेशन मेरे सामने आई थी, वही चीजें स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के दौरान भी आ रही हैं। तो जब मैंने TCWG को मैटर कोई ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ है व्हाइल ऑडिटिंग द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पर दोबारा कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है? नो। दोबारा करना चाहो ओरल कर दो। रिक्वायरमेंट्स क्या है लॉ की? Sometimes law itself requires that communication with the TCWG should be in a written mode. If the law specifically requires that it should be in the written mode, we need to communicate in written form. TCWG की एक्सपेक्टेशन क्या है? TCWG आपसे चाहती क्या है? TCWG कहती है आप हमें इमीडिएट बेसिस पर बताएं, फॉर्मल भेजने की जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ, टाइमली एक्शन लेंगे। या मैनेजमेंट कहती है हम हमेशा अवेलेबल नहीं होते, आप रिटर्न में बना करके दे दा करो। तो TCWG के क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, उस चीज का ध्यान रखिए। TCWG के साथ आपकी मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? TCWG के साथ आपके ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट्स कितने हैं? TCWG की अवेलेबिलिटी क्या है आपके साथ? अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग ऑडिटर हैज विद द TCWG एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी। यदि गवर्निंग बॉडी में रिसेंट चेंज आए हैं सिग्निफिकेंट, देन इट विल बी बेटर आप रिटन, स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल,
डिटेल्ड फॉर्म में कम्युनिकेट करिए। सो ये था हमारा छोटा सा स्टैंडर्ड SA 260 अबाउट कम्युनिकेशन विद द TCWG। इसके अंदर जो लर्निंग आ जाती है, देखो ये पहले वाला पार्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रीडिंग। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी रीडिंग। लर्निंग का आपका पहला पार्ट बनता है मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, और लर्निंग का आपका दूसरा पार्ट बनता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन।